नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अफेयर्स की 2023 के नए अंक के अंतर्गत आज की क्लास में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। पहला होगा आयोग ऑब्लिक समिति, दूसरा है प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और त्योहार, और तीसरा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आयोग ऑब्लिक समिति से। और यहाँ पर जो पहली समिति दी गई है वो है टीवी सोमनाथन समिति। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन प्रणाली अर्थात एनपीएस की समीक्षा के लिए 6 अप्रैल 2023 को एक कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता टीवी सोमनाथन ने की। इसीलिए इस समिति का नाम क्या पड़ा? टीवी सोमनाथन समिति। यानी टीवी सोमनाथन समिति का संबंध नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा से है। क्लियर? अगला देखिए, अगली जो समिति है वो है हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति। याद रखिएगा, हिंडनबर्ग की तरफ से अडानी ग्रुप के द्वारा शेयर बाजार में हेराफेरी की कुछ रिपोर्ट आई थी। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को एक समिति के गठन का निर्णय लिया। यह समिति शेयर बाजार के विभिन्न नियामकीय पहलुओं के साथ अडानी समूह की कंपनियों की जांच करेगी। याद रखिएगा, ये जो अडानी हिंडनबर्ग विवाद के लिए जो जांच के लिए जो समिति बनी है, ये 6 सदस्यीय समिति होगी और यह समिति 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो अडानी हिंडनबर्ग विवाद के लिए जो समिति है 6 सदस्यीय, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय एम सप्रे द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अभय एम सप्रे समिति का संबंध किससे है? तो आपका सीधा जवाब होगा अडानी हिंडनबर्ग विवाद से। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो समिति है 6 सदस्यीय, इसमें सदस्य कौन कौन होंगे? तो इसमें जस्टिस जेपी देवधर होंगे, केवी कामत होंगे, नंदन नीलकेड़ी होंगे, ओपी भट्ट होंगे और सोमशेखर सुंदरेशन होंगे सदस्य के तौर पर। क्लियर? तो इन नामों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगली जो समिति है वो है राधा कृष्णन समिति। याद रखिएगा, भारत सरकार ने 4 नवंबर 2022 को डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यह समिति उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए गठित की गई है। इसीलिए इस समिति का नाम क्या पड़ा? राधा कृष्णन समिति। यानी राधा कृष्णन समिति का संबंध किससे है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव देने हेतु। याद रखिएगा, ये जो राधा कृष्णन समिति है ये 4 सदस्यीय समिति है। क्लियर? ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और यह समिति उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सरकार को अपने सुझाव देगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, इसको भी तैयार करके देगी राधा कृष्णन समिति। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से जो भी बात आपके ऑप्शन में दी गई हो उसको आप राधा कृष्णन समिति से कोरिलेट करेंगे। क्लियर? मैं फिर से आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि राधा कृष्णन समिति उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन या प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए सुझाव देगी। दूसरी बात, यह राधा कृष्णन समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद का जो रोड मैप होना चाहिए उसको भी तैयार करेगी। क्लियर? इन दोनों बातों को ध्यान में आप रखेंगे। याद रखिएगा, अभी आपने देखा कि यह समिति 4 सदस्यीय है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर के राधा कृष्णन जी कर रहे हैं, जो कि आईआईटी कानपुर के अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। यहां पर याद रखिएगा, इस आयोग के अन्य सदस्यों में जो प्रमुख नाम है वो है प्रोफेसर मृदुल हजारिका का, जो कि कुलपति हैं महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय असम के। दूसरा नाम इसमें है प्रोफेसर भरत भास्कर का, जो कि प्रोफेसर हैं आईएम लखनऊ के। तो इन नामों को भी आप राधा कृष्णन समिति से कोरिलेट करके याद रखेंगे। क्लियर? अब चलिए अगली समिति की तरफ चलते हैं। अगला है अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है। याद रखिएगा, सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उचित वैश्विक व्यवहार को अपनाकर वर्तमान नियमों को सरल और मजबूत बनाना। तो याद रखिएगा, ये जो अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए समिति बनाया सेबी ने, इस समिति में 20 सदस्य होंगे और इस समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है एस.जे. वजीफादार, ये अध्यक्षता करेंगे। तो याद रखेंगे, अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए जो समिति गठित की गई है वो है एस.जे. वजीफादार। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही एस.जे. वजीफादार समिति का संबंध किससे है? तो आपका सीधा होगा कि अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए किसके द्वारा गठित की गई? तो याद रखिएगा, सेबी ने इसका गठन किया है। क्लियर? याद रखिएगा, इस समिति में सेबी और साथ ही साथ शेयर बाजार बीएसई और एनएसई के साथ ही विधि फर्मों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। यह समिति नियामक को शेयरों के अधिग्रहण और कारोबारी सुगमता से संबंधित मामलों पर सलाह देगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, सेबी से ही संबंधित है कि सेबी ने अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि यह बाजार नियामक है सेबी। इसने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और सामाजिक शेयर बाजार से संबंधित अपनी जो सलाहकार समिति है इसका पुनर्गठन कर दिया है। आप सभी को पता है कि
ये जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए जो सलाहकार समिति थी, इसकी अध्यक्षता केवी सुब्रमण्यम साहब कर रहे थे। अब इनकी जगह पर अध्यक्षता हसमुख अधिया करेंगे। याद रखिएगा, ये 16 सदस्यीय समिति होगी। तो अब विदेशी मामलों के लिए यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए जो सलाहकार समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हसमुख अधिया साहब। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है केजी बालकृष्णन समिति। याद रखिएगा, ये जो केजी बालकृष्णन समिति है इसका गठन सरकार ने अक्टूबर 2022 में किया। इसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन करेंगे। इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम पड़ गया केजी बालकृष्णन समिति। अब प्रश्न उठता यह है कि केजी बालकृष्णन समिति किस लिए गठित की गई? तो याद रखिएगा, जो धर्मांतरण कर चुके दलित हैं, अब उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए या न दिया जाए, इस बात का अध्ययन करने के लिए केजी बालकृष्णन समिति का गठन किया गया। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि केजी बालकृष्णन समिति का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे इसमें आरक्षण का लाभ जो दलित पा रहे हैं और उन्होंने हिंदू, सिख, बौद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को अपना लिया है, तो क्या उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए या न दिया जाए, इससे संबंधित है केजी बालकृष्णन समिति। इतनी बात आपको यहां पर याद रखना है। अगर हम इस समिति में सदस्यों की बात कर लें तो इसमें सदस्य के तौर पर सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर रविंदर सिंह हैं और यूजीसी के सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव जी हैं। याद रखिएगा, इस आयोग को 2 वर्ष के अंदर में अपनी रिपोर्ट को सौंपना है। अगली समिति देखिए, अगली समिति है सुब्रमण्यम समिति। 5 अगस्त 2022 को सेबी ने विदेशी निवेशक को बढ़ावा देने के लिए भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो ऊपर अभी आपने पढ़ा है कि विदेशी पोर्टफोलियो निदेशक के लिए जो सलाहकार समिति थी उसका पुनर्गठन किया गया है और केवी सुब्रमण्यम साहब की जगह पर हसमुख अधिया को अब इसका अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है? तो ये आप पहले ही देख चुके हैं। अगला देखिए, द्वितीयक इस्पात पर सलाहकार समिति। याद रखिएगा, 31 जुलाई 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में एक द्वितीयक इस्पात पर सलाहकार समिति का गठन किया गया। अब इस सलाहकार समिति का गठन क्यों हुआ? क्योंकि देश में द्वितीयक इस्पात के उत्पादन में निरंतर कमी हो रही थी। याद रखिएगा, ये जो द्वितीयक इस्पात उद्योग है ये एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। इसका उपयोग कोल्ड रोल्ड उत्पादों, पाइप, स्टेनलेस स्टील, गैल्वेनाइज्ड और रंग लेपित स्टील में किया जाता है। तो ये किसकी अध्यक्षता में? ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में द्वितीय इस्पात पर सलाहकार समिति का गठन किया गया है। अगला है एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। आप सभी को पता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस फुल फॉर्म है एमएसपी का, और इसको अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को, तिथि याद रखेंगे 18 जुलाई 2022 को पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो याद रखेंगे, संजय अग्रवाल समिति का गठन किससे संबंधित है? तो ये एमएसपी को और अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के लिए गठन किया गया। याद रखिएगा, ये जो संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है इसमें सदस्यों की संख्या 26 होगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे और कृषि अर्थशास्त्रियों को भी इसमें जगह दी गई है। तो याद रखेंगे, एमएसपी को पर चिंतन करने के लिए जो समिति का गठन हुआ है वो संजय अग्रवाल साहब की अध्यक्षता में किया गया। अगला है केवी कामत समिति। 16 जून 2022 को सेबी के द्वारा हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। ये जो सलाहकार समिति है ये किसकी अध्यक्षता में बनी? तो याद रखिएगा, केवी कामत की अध्यक्षता में। ये जो केवी कामत साहब हैं ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं और केवी कामत साहब की अध्यक्षता में हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर सलाहकार समिति का गठन हुआ है और किसके द्वारा किया गया? तो सेबी के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसमें 20 सदस्य होंगे। समिति भारत में हाइब्रिड प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के विकास और विनियमन से जुड़े मुद्दों पर अपनी सलाह को देगी। अगली समिति का नाम है सुरेश प्रभु समिति। आप सभी को पता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश प्रभु साहब, जिनके पास रेल मंत्रालय जैसा प्रमुख मंत्रालय रहा। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। किसने किया? केंद्र सरकार ने, सितंबर 2022 में। किस लिए किया गया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सुरेश प्रभु समिति का गठन किया गया। याद रखिएगा, इस समिति में देश के विभिन्न हिस्सों से 47 सदस्य इसमें शामिल होंगे। यानी सुरेश प्रभु समिति जो कि राष्ट्रीय सहयोग नीति पर मसौदा तैयार करने के लिए गठित की गई, इसमें 47 सदस्य होंगे। नई राष्ट्रीय सहयोग नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए बनाई गई है। तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सहकार से समृद्धि योजना चलाई थी। इसको और बूस्टअप करने के लिए, इसको और बढ़ावा देने के लिए, इसके सही क्रियान्वयन के लिए जो समिति गठित की गई है वो है सुरेश प्रभु समिति। अगला देखिए, अगली समिति है मरम्मत के अधिकार पर जो पैनल गठित किया गया उससे संबंधित। याद रखिएगा, उपभोक्ता मामले के विभाग ने मरम्मत के अधिकार के लिए एक पैनल गठित किया है, एक समिति गठित की है जिसकी अध्यक्षता करेंगी निधि खत्री। तो याद रखेंगे, निधि खत्री समिति का संबंध किससे है? मरम्मत के अधिकार से संबंधित है। यहां पर अगर पूछा जाए कि इस समिति में और कौन कौन से सदस्य हैं, तो याद रखिएगा, इस समिति में सदस्य अनुपम मिश्रा हैं, साथ ही साथ परमजीत सिंह ढालीवाला है और अशोक पाटिल है। क्लियर है? तो ये इस मरम्मत के अधिकार पैनल में ये 3 सदस्य भी इसमें शामिल हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक है प्रदर्शन, सम्मेलन, मेले और त्योहार। इसके अंतर्गत जो पहला सम्मेलन है वो है मानव वन्यजीव संघर्ष
और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको तीन बातें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना होता है। एक तो ये सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है और इसकी थीम क्या है, अगर दी है तो। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये जो मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका उद्देश्य मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष के जो जटिल मुद्दे हैं उनसे निपटना है, ताकि जैव विविधता का नुकसान होने से बचाया जा सके और मानव और पशु दोनों के नुकसान को बचाया जा सके। क्लियर है? अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 के बीच हुआ। इतनी बात आपको इस टॉपिक में ध्यान में रखनी है। अगली जो बैठक है वो है एससीओ की पर्यटन प्रशासन प्रमुखों की बैठक। याद रखिएगा, 17 मार्च 2023 को काशी अर्थात वाराणसी में संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक कहां हुई, तो आपका जवाब होगा काशी अर्थात वाराणसी में। यहां पर आपको दूसरी बात यह याद रखना है कि इसी बैठक में काशी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई। यानी अगर पूछा जाए कि एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? काशी अर्थात वाराणसी को। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस बैठक में एक कार्ययोजना को भी स्वीकार किया गया। यह कार्ययोजना किस नाम से है? तो इसका नाम है ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द एससीओ स्पेस इन 2023। क्लियर है? इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, ये जो पर्यटन प्रशासन के एससीओ प्रमुखों की बैठक इस बार 2023 में काशी में हुई, 2024 की जो बैठक है वो कजाकिस्तान में होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है वो है दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आईटीबी बर्लिन 2023। यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि आईटीबी बर्लिन 2023 का संबंध किससे है, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो है। क्लियर है? अब दूसरी बात, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, 7 से 9 मार्च 2023 को ओपन फॉर चेंज नारे के साथ आईटीबी बर्लिन 2023 का आयोजन जर्मनी में किया गया। याद रखेंगे, आईटीबी बर्लिन 2023 का आयोजन कहां हुआ? जर्मनी में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इस आईटीबी बर्लिन 2023 में जो आधिकारिक मेजबान देश है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जॉर्जिया। क्लियर? तो ये दोनों बातें प्रमुख हैं इस टॉपिक में जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं कि कौन सी बात इस टॉपिक में ऐसी है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत ने आईटीबी बर्लिन 2023 में पार्टिसिपेट किया और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने इसमें पार्टिसिपेट किया। किस ब्रांड लाइन के साथ? तो इसके ब्रांड का लाइन था अतुल्य भारत। क्लियर है? यानी अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के साथ भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने आईटीबी बर्लिन 2023 में जर्मनी में पार्टिसिपेट किया और मेजबान देश कौन था? जॉर्जिया। क्लियर? केवल इतनी बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। यहां पर भारत के संदर्भ में एक तथ्य और आपको ध्यान रखना है कि इस व्यापार शो में टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल, इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी में भारत ने गोल्डन और सिल्वर स्टार जीता है। किसमें? अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में। क्लियर है? यानी अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल, इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में भारत ने गोल्डन एवं सिल्वर स्टार जीता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगली समिट को देखते हैं। अगली समिट का नाम है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। याद रखिएगा, ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 है इसका आयोजन दुबई में हुआ। क्लियर है? और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 13 से 15 फरवरी 2023 के बीच। कहां पर? तो दुबई में। अब बात करते हैं इसके विषय की। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो कि दुबई में हुआ, इसका विषय था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। याद रखेंगे। याद रखिएगा, ये जो समिट है ये भविष्य की सरकारों को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों, नीतियों और मॉडल को विकसित करने के लिए आयोजित किया गया था। यानी भविष्य में सरकार कैसी हो, इस बात के लिए क्या मॉडल होना चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन हुआ, जिसकी केंद्रीय विषय थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अब आप कोरिलेट कर रहे होंगे सारी बातों को। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023। याद रखिएगा, ये जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस है ये किस क्रम का था इस बार? 18वीं। यानी 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन 21 से 23 फरवरी 2023 के बीच हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया, तो आपका जवाब होगा राजस्थान के जयपुर में। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे अर्थात यूआईसी और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ। अब बात करेंगे
18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 के आयोजन की थीम की। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण। याद रखेंगे, रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण। अगला जो समिट है उसका नाम है 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023। याद रखिएगा, ये जो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन है, ये गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। कब से कब तक? तो 27 से 31 जनवरी 2023 के बीच। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 है, किस क्रम का है? तो 30वां है। और कहां पर आयोजित हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। अगर हम इसकी बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या थी? अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। यानी 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 जिसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ, उसकी थीम थी अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो समिट है वो है अमृत पैक्स 2023। याद रखिएगा, ये जो अमृत पैक्स 2023 है, इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। कब से कब तक? तो 11 फरवरी से 15 फरवरी 2023 के बीच। याद रखिएगा, ये जो अमृत पैक्स 2023 है, ये किस प्रकार का आयोजन है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। तो ये याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी, यानी राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगर आपसे ये सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि अमृत पैक्स 2023 का संबंध किससे है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि कहां पर लिखा है कि ये एक प्रकार की राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है, या लिखा रहेगा कि इसका संबंध संचार विभाग से है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, जैसे अमृत पैक्स नाम आए तुरंत आप इसको डाक विभाग से कोरिलेट करेंगे कि ये एक राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है। क्लियर? आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। याद रखिएगा, अगर मंत्रालय पूछे तो मैंने अभी आपको बताया कि संचार मंत्रालय होगा और विभाग कौन होगा? डाक विभाग। और ये 5 दिवसीय कार्यक्रम था। क्लियर? इसमें डाक टिकटों के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और इतिहास को प्रदर्शित किया गया। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो बैठक है वो है स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक FITUR फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन स्पेन के मैड्रिड में हुआ। तो याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR है, इसका आयोजन कहां हुआ? स्पेन के मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी 2023 के बीच। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो प्रदर्शनी है FITUR, इसमें जो साझेदार देश है उसका दर्जा किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, ग्वाटेमाला को इस वर्ष इस प्रदर्शनी में साझेदार देश यानी पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया। किसको? ग्वाटेमाला को। अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। इस थीम के साथ स्पेन के मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR का आयोजन किया गया। और याद रखिएगा, इसमें भारत के पर्यटन मंत्रालय ने भी पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो सम्मेलन है वो है 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये जो 23वां अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन गोवा में हुआ। यानी अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए कि जो 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन था, इसका आयोजन कहां हुआ, तो आप सीधा जवाब देंगे गोवा में। और याद रखिएगा, इसका उद्घाटन गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने किया था। और याद रखेंगे, ये जो 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन गोवा में हुआ, इसका आयोजन 5 से 9 मार्च 2023 के बीच हुआ। क्लियर? इसमें केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी पार्टिसिपेट किया। और ये जो 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन है, इसमें 52 देशों के 500 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। तो याद रखेंगे, क्रम जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 जो गोवा में हुआ, इसका क्रम कौन सा है? 23वां। अगला देखिए, अगला जो सम्मेलन है वो है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। देखिए, ये जो आयोजन है, यहां से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो याद रखिएगा, ये जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन है, ये क्रम के आधार पर ये 108वीं कांग्रेस है। यानी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में हुआ। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच हुआ। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी के बीच हुआ, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में किस विश्वविद्यालय में? तो तुक डोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में। तुक डोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, इसका उद्घाटन 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यदि हम बात करें 108वीं विज्ञान कांग्रेस के विषय की, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका विषय क्या था? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये किसका विषय है? तो आपका जवाब क्या होगा? 108वीं विज्ञान कांग्रेस का। क्लियर है?
108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ये विषय है और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में। अगला देखिए, अगला जो महोत्सव है वो है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 है, इसका आयोजन 11 से 19 फरवरी 2023 के बीच मुंबई में आजाद मैदान में हुआ। यानी आजादी मैदान में मुंबई में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन 11 से 19 फरवरी 2023 के बीच हुआ। क्लियर? अब इस आयोजन का जो मतलब है वो क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। क्लियर? ये मूल उद्देश्य था राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का, जो कि मुंबई में हुआ। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार ने अपना सहयोग दिया और इस सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। क्लियर? इतनी बात आप राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 के संदर्भ में याद रखेंगे। क्लियर? आगे चलिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। ये जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 है, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य शिल्प, शिल्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्राफ्ट। संस्कृत, संस्कृत मतलब संस्कृति का मतलब कल्चर। और अगला है व्यंजन, व्यंजन को क्या कहते हैं? क्विजिन। क्या कहते हैं? क्विजिन। ये आप देख रहे हैं, क्राफ्ट, कल्चर और क्विजिन, ये तीनों सी से स्टार्ट हैं, इसीलिए कहा गया ट्रिपल सी के माध्यम से विभिन्न राज्यों और नागरिकों की संस्कृति को जोड़ने के लिए ये आयोजन किया गया राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। तो आपसे ये प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस आयोजन से संबंधित है ट्रिपल सी, यानी 3C जो है ये किससे संबंधित है? तो आपका जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव से। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन 333 या 3C में शामिल नहीं है? तो 3C में कौन 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 लोग हैं? क्राफ्ट है, कल्चर है और क्विजिन है। यानी क्राफ्ट का मतलब शिल्प, कल्चर का मतलब संस्कृति और क्विजिन का मतलब व्यंजन यानी भोजन। क्लियर? तो याद रखेंगे 3C का जो संबंध है वो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 से। इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। और इसमें संस्कृत मंत्रालय के जो सभी 7 क्षेत्रीय केंद्र हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक बात और याद रखिएगा, 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर पर्यटन बाबा साहब अंबेडकर सर्किट ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया। क्लियर? अगला जो फेस्टिवल है वो है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, इसका आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मंदसौर। यानी मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। और ये जो गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल है, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है, आयोजित किया गया, ये एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। याद रखिएगा, इसका उद्घाटन 1 फरवरी 2023 को किया गया और किसके द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा। क्लियर है? लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित हुआ और इसका नाम क्या था? गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। क्लियर? ये फेस्टिवल 1 से 4 फरवरी तक आयोजित हुआ। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, ये 1 फरवरी को इंडियन ओशन रॉक बैंड के प्रदर्शन के साथ प्रारंभ हुआ। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो आयोजन है वो है भारतीय चावल कांग्रेस 2023। याद रखिएगा, ये जो भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन किया गया है 2023 में, ये दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस है। क्लियर? यानी दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो उड़ीसा के कटक में। क्लियर? दूसरी बात, अब ये पूछा जाए कि उड़ीसा के कटक में कहां पर? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में। तो यहां पर स्टैटिक पार्ट से भी प्रश्न बन सकता है क्या कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आपका जवाब होगा उड़ीसा के कटक में। और अगर पूछा जाए कि दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, तब आपका जवाब होगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा कटक में 11 से 14 फरवरी 2023 के बीच। और अगर ये पूछा जाए कि जो कटक उड़ीसा में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो सम्मेलन है वो है महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन। याद रखिएगा, ये जो महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन है, ये 2 दिवसीय रहा। कब से कब तक? 11 से 12 फरवरी 2023 के बीच। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन हुआ 2 दिवसीय, इसका आयोजन कहां हुआ? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो ये उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे आगरा में महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा, उस समय फिक्की की तत्कालीन अध्यक्ष थी डॉक्टर रेड्डी। उनकी अध्यक्षता में इस सम्मेलन का आयोजन आगरा में हुआ। क्लियर? इतनी बात आपको इस सम्मेलन के संदर्भ में याद रखनी है। अगले सम्मेलन की तरफ चलते हैं। अगले सम्मेलन का नाम है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जो 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, ये किस क्रम का था? तो याद रखिएगा ये 12वां था। क्लियर? दूसरी बात, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 में हुआ, कहां पर संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा नाडी फिजी में। कहां पर? नाडी फिजी में। और कब से कब तक? तो 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच। अगर एक लाइन में इसको समराइज करना हो तो क्या कहेंगे कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच नाडी फिजी में आयोजित हुआ। अब बात करते हैं 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम की। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हिंदी
पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। क्या थी? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक था। क्लियर है? इसकी थीम ये थी, याद रखेंगे, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। एक भी पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिना किसी हड़बड़ाहट के एक एक पॉइंट को आपके सामने रखा जा रहा है, इसको ध्यान से याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो सम्मेलन है, हाँ एक बात और याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि इस सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। तो याद रखिएगा 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन जिसका आयोजन नाडी फिजी में हुआ, इसमें भारत की तरफ से इस सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने किया। क्लियर? तो ये भी याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि जो पिछला विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था, जो कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, ये कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था। क्लियर? अगला जो महोत्सव है उसका नाम है बृहद कृषि महोत्सव 2023। याद रखिएगा ये जो बृहद कृषि महोत्सव 2023 है, इसका आयोजन कोटा में हुआ। कब से कब तक? तो 24 से 25 जनवरी 2023 के बीच। क्लियर है? यानी बृहद कृषि महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? कोटा में 24 और 25 जनवरी 2023 को। और ये जो बृहद कृषि महोत्सव 2023 कोटा में हुआ, इसका आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो याद रखेंगे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो महोत्सव है वो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 था, ये किस क्रम का महोत्सव था, तो याद रखेंगे ये 26वां था। यानी 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 2023 में हुआ। अब प्रश्न उठता है कि जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था, इसका आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे कर्नाटक के हुबली में। क्लियर है? यानी कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ 12 से 16 जनवरी 2023 के बीच। याद रखिएगा ये जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कर्नाटक के हुबली में हुआ, इसमें कर्नाटक सरकार ने अपना सहयोग दिया और इसका आयोजन केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया था। क्लियर है? अब प्रश्न उठता है कि जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक हुबली में हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, 12 जनवरी को इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री ने किया। आप सभी को पता है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस है। क्लियर है? और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? 1985 से। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो सम्मेलन है वो है पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन। याद रखिएगा ये जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। कब से कब तक? तो 27 और 28 मार्च 2023 के बीच। याद रखिएगा ये जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा इस सम्मेलन का आयोजन दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन के सहयोग से किया गया। दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन के सहयोग से पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 27 और 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। याद रखिएगा इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। आप सभी को पता है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री भी हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो सम्मेलन है वो कौन सा है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज अर्थात UHAC। ये जो UHAC दिवस है 2022 में हुआ और इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। क्लियर? यानी याद रखेंगे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 10 से 11 दिसंबर 2022 के बीच। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि UHAC अर्थात सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। क्या थीम थी? बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। इस थीम के साथ UHAC 2022 का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला है छठा आयुष कॉन्क्लेव 2022। याद रखिएगा 23 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में छठे भारतीय उद्योग परिसंघ CII आयुष कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इस अवसर पर जो आयुष मंत्री हैं जिनका नाम सर्बानंद सोनोवाल है, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो आयुष बाजार है वो 3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 18 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहां पर आपको 3 बातें ध्यान रखना है। ये जो आयुष कॉन्क्लेव 2022 आयोजित हुआ, ये छठा संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और दूसरी बात याद रखना है कि इन्होंने बताया कि जो भारत का आयुष बाजार है वो 3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 18 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। अगला देखिए, अगला है दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022। याद रखिएगा
10 से 14 अक्टूबर 2022 के बीच भारत के हैदराबाद में दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। तो क्रम कौन सा है? दूसरा है। कहां पर आयोजित हुआ? हैदराबाद में आयोजित हुआ। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसे संबोधित किया। अगर यह पूछा जाए कि ये जो दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थैतिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 थे, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। क्या थीम थी? जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। क्लियर? तो याद रखेंगे, ये थीम थी। अगला है, कनाडा में बायोडाइवर्सिटी पर COP15 का सम्मेलन हुआ। याद रखिएगा, कनाडा की मॉन्ट्रियल में बायोडाइवर्सिटी पर विश्व भर के 195 देशों का 15वां सम्मेलन हुआ, जिसको आप COP15 के नाम से जानते हैं। और ये किससे संबंधित है? ये बायोडाइवर्सिटी पर ये COP सम्मेलन था, जिसका क्रम है 15वां। और ये कब से कब तक आयोजित हुआ? तो 7 से 19 दिसंबर 2022 को आयोजित हुआ। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, ये जो COP15 है, ये 2020 में चीन के कुनमिंग में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस सम्मेलन का एक ही हिस्सा वहां पर हो सका था। अब इस सम्मेलन का आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी पर COP15 सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसका आयोजन तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो थी वो चीन के ही पास थी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का 18वां संस्करण। क्लियर है? इस संस्करण का नाम क्या दिया गया? टेलीमेडिकॉन 2022। तो याद रखेंगे, ये जो टेलीमेडिकॉन 2022 है, ये कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। याद रखिएगा, टेलीमेडिकॉन 2022 सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी बात, ये आयोजन कब हुआ? तो याद रखिएगा, टेलीमेडिकॉन 2022 का आयोजन 10 से 12 नवंबर 2022 के बीच हुआ। किसके सहयोग से? तो याद रखिएगा, केरल राज्य के सहयोग से। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो टेलीमेडिकॉन का आयोजन हुआ 2022 में, इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इसकी थीम थी सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। यहां पर इसकी थीम भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी की शुरुआत की। याद रखिएगा, इस सम्मेलन में प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय स्तर पर टेलीमेडिसिन जागरूकता के लिए एक वैज्ञानिक सोसाइटी बनाने का संकल्प लिया और इसी संकल्प के परिणाम स्वरूप टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। अगला देखिए, अगला है नो मनी फॉर टेरर, यानी आतंक के लिए कोई वित्त नहीं सम्मेलन 2022। याद रखिएगा, ये तीसरा मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन था। इसका आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा, नो मनी फॉर टेरर का जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है NMFT। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा हो, इसीलिए आतंक के लिए कोई वित्त नहीं सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 75 देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि नो मनी फॉर टेरर अर्थात NMFT ये फ्रांसीसी सरकार की एक पहल है और इसका पहला आयोजन 2018 में किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है वर्ल्ड डेयरी समिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IDF WDS 2022। देखिए, ये जो IDF है, IDF का मतलब है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन और WDS का मतलब है वर्ल्ड डेयरी समिट। क्लियर है? यह सम्मेलन 12 से 15 सितंबर 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस समिट का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस समिट के उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 तक भारत 100% पशुओं को मुंहपका, खुरपका और ब्रुसलोसिस का वैक्सीन लगवाएगा। ठीक है? यानी 100% पशुओं को मुंहपका, खुरपका और ब्रुसलोसिस का वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य है वो कब तक है? 2025 तक। इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगर हम इस समिट की थीम पर बात कर लें, अर्थात वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की थीम क्या थी? आजीविका और पोषण के लिए डेयरी। याद रखिएगा, भारत ने इसके पूर्व 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी की थी। अगला देखिए, अगला है खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। याद रखिएगा, 25 से 27 अगस्त 2022 के बीच नई दिल्ली में खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल एंड मेटल सेक्टर्स। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये जो खनिज और धातु पर जो एक सम्मेलन हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया है? खनिज और धातु में संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी। इसकी थीम थी रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल एंड मेटल्स और आयोजन दिल्ली में हुआ। अगला देखिए, अगला है स्टॉकहोम +50 सम्मेलन 2022। याद रखिएगा, स्टॉकहोम +50 सम्मेलन 2 जून और 3 जून 2022 को हुआ। और याद रखिएगा, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा, यह मानव पर्यावरण पर 1972 के UN सम्मेलन यानी स्टॉकहोम सम्मेलन
के रूप में भी जाना जाता है और इसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे आयोजित किया गया था। क्लियर है? यानी ये जो 1972 में गठित हुआ था, तो इसके 50 वर्ष बाद यानी 2022 में इसका आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। क्लियर है? याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इस सम्मेलन का विषय क्या था, तो याद रखिएगा इस सम्मेलन का विषय सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर। यहां एक बात और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यदि इसके विषय को इंग्लिश में देख लें तो ए हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये इसका विषय था, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो चर्चा हुई कि उसके अब 50 वर्ष हो गए 2022 में, इसका आयोजन 5 जून से 16 जून 1972 के बीच स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसीलिए इसका नाम पड़ा स्टॉकहोम, और चूंकि उसके 50 वर्ष हो गए थे इसीलिए सम्मेलन का नाम पड़ा स्टॉकहोम प्लस 50। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक 2022। याद रखिएगा 24 अगस्त 2022 को संघाई सहयोग संगठन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एससीओ के नाम से जानते हैं, इनके सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक हुई। और यह वार्षिक बैठक कहां पर हुई? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की गई। यदि हम इसमें रक्षा मंत्रियों की जो बैठक, इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व की बात करें तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022। याद रखिएगा 29 अगस्त 2022 को वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी, इसका पहला संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे जो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 था, कहां पर आयोजित हुआ? दुबई में। कब? तो 29 अगस्त 2022 को। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य होम्योपैथी चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं को इस प्रकार होम्योपैथी प्रणाली को शिक्षित करना और इसका बढ़ावा देना। क्लियर है? यदि हम इस पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय पर बात कर लें तो इसका विषय है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली बीमारियां। याद रखेंगे विषय को भी। अगला सम्मेलन है पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022। याद रखिएगा साइंस सिटी अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य में है, यहां पर 10 और 11 सितंबर 2022 को पहला केंद्र और राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? अहमदाबाद, गुजरात में। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में देश भर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, युवा वैज्ञानिक और छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना, ये उद्देश्य था पहले केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 का, जो कि अहमदाबाद में आयोजित हुआ। अगला देखिए, अगला है हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। याद रखिएगा ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ये 12 सितंबर 2022 को हुआ। इसका आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। तो याद रखेंगे हरित पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 था वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ। दूसरी बात, इस सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है विश्व कार्य शिखर सम्मेलन 2022। याद रखिएगा 10 जून 2022 को ILO के द्वारा जेनेवा में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। यानी यहां पर दो बातें याद रखेंगे, विश्व कार्य शिखर सम्मेलन आयोजन स्थल जेनेवा में, किसके द्वारा? तो ILO के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कई वैश्विक संकटों से निपटना, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति और लचीलेपन को बढ़ावा देना। क्लियर? तो ये इसकी थीम थी, याद रखेंगे। अगला है बायो एशिया 2023। याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए भी। 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में किया जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे जो 20वां बायो एशिया 2023 का इसका आयोजन कब होगा? हैदराबाद में। कब से कब तक? तो 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। यदि हम 20वें बायो एशिया 2023 के विषय की बात कर लें, विषय है एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन एज्ड हेल्थ केयर। तो याद रखेंगे ये 20वें बायो एशिया 2023 का विषय था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव। याद रखिएगा 16 से 18 जून 2022 के बीच शिमला में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन कहां पे हुआ? शिमला में। याद रखिएगा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी और भाषा तथा संस्कृति विभाग ने मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया। कहां पर? शिमला में। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय अर्थात COP15 2022। याद रखिएगा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइवरी कोस्ट डी आइवर, जो कि पश्चिमी अफ्रीका में है, यहां के एबिजान शहर में COP15 जो कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोकथाम अभिसमय के लिए आयोजित की गई थी, इसको इन्होंने संबोधित किया। यानी यहां पर आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोकथाम अभिसमय जिसको COP15 2022 कर रहे हैं, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखेंगे इसका आयोजन
आइवरी कोस्ट डी आइवर अर्थात पश्चिमी अफ्रीका के एबिजान शहर में किया गया। दूसरी बात, भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया? भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री हैं। और याद रखिएगा, ये 15वां सत्र था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भू स्थलीकरण, भूक्षरण और सूखे के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया जाए। याद रखिएगा, इसका आयोजन 9 से 20 मई 2022 के बीच हुआ था। 9 मई से 20 मई 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया था। यदि हम COP 15 2022 के थीम की बात कर लें तो इसकी थीम थी लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्केर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय अर्थात COP 15 2022 की थीम थी लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्केर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत ने जमीन को रेतीला बनाने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के समझौते अर्थात COP 14 सम्मेलन की मेजबानी की थी। यानी COP 15 जो कि पश्चिम अफ्रीका के एबियाना शहर में हो रही है, इसके पहले COP 14 का आयोजन भारत में हुआ था। और कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में 2 सितंबर से 1 सितंबर से 2 सितंबर 2019 में यह आयोजन किया गया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि COP 14 का आयोजन 2019 में भारत में हुआ था और COP 15 का आयोजन पश्चिमी अफ्रीका के एबिजाना शहर में हुआ। अगला देखिए, अगला है 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस का आयोजन। याद रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री ने 22 अप्रैल 2022 को भोपाल में 2 दिवसीय 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस के जो सम्मेलन था उसका उद्घाटन किया। तो यहां पर भी आपको अभी तक 2 बातें ध्यान में रखनी है कि जो अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस का आयोजन किया गया, यह किस क्रम का था? 48वां था। कहां पर आयोजित हुआ? तो भोपाल में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। यदि हम इस आयोजन की बात कर लें कि इसका आयोजन किसने किया था, तो याद रखिएगा, इसका आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इस अवसर पर महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भोपाल में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी। तो याद रखेंगे, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहां पर बनने की घोषणा? भोपाल में। किसने की? गृह मंत्री ने। किस सम्मेलन के दौरान? तो 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस 2022 के दौरान। अगला देखिए, अगला है जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा, जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ने जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 मई 2022 को पुणे में किया। तो याद रखेंगे, जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर? पुणे में। किसके द्वारा? जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के द्वारा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था और इस सम्मेलन में व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। और यह एक वैश्विक संगठन है जो कि जैन समुदाय को विश्व स्तर पर परस्पर जोड़ता है। अगला टॉपिक है विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट। चौपाया रोबोट का मतलब 4 पैरों वाला रोबोट। यानी अगर पूछा जाए कि भारत का पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? स्वयं रोबोटिक्स के द्वारा। और याद रखिएगा, ये जो स्वयं रोबोटिक्स है, ये कहां की संस्था है? तो ये हैदराबाद की। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो स्वयं रोबोटिक्स के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट है, इसको विकसित किया गया। इस प्रकार के रोबोट को रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारत किससे आयात करता है? तो याद रखिएगा, इस प्रकार के रोबोट को भारत अमेरिका और स्विट्जरलैंड से आयात करता है। क्लियर है? और अब स्वयं रोबोटिक्स जो कि हैदराबाद की संस्था है, इसके द्वारा इस प्रकार के रोबोट को बनाया गया। याद रखिएगा, ये जो स्वदेशी रोबोट है, इसको बनाने में स्वयं रोबोटिक्स की मदद किसने किसने की? तो याद रखिएगा, DRDO लैब्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अर्थात R&DI ने की, जो कि पुणे का है। इसके साथ ही साथ डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु के द्वारा इसमें सहयोग दिया गया। यानी स्वयं रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला रोबोट बनाया। इसमें स्वयं रोबोटिक्स का मदद किसने की? DRDO लैब्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु के द्वारा इसमें सहयोग किया गया। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो रोबोट विकसित किया गया है, ये रोबोट 25 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। और अगर इसका उपयोग आपको देखना है तो इसका उपयोग उदाहरण स्वरूप आप लेह को ले सकते हैं। यहां पर ये सैनिकों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जाना पड़ता है, यहां पर ये रोबोट उपयोग में लाया जा सकता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। याद रखिएगा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में प्रथम देश की पहली स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन के 2023 के अंत तक चलाने की घोषणा की है। यानी 2023 के अंत तक देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन संचालित की जाएगी। और ये जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, इसका नाम क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका नाम वंदे मेट्रो होगा। ये याद रखेंगे, यानी वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का नाम वंदे मेट्रो रखा गया है। याद रखिएगा, ये जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, ये कालका शिमला हेरिटेज सर्किट पर दिसंबर 2023 तक चलेगी और इसके बाद अन्य जगहों पर इसका विस्तार किया जाएगा। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संदर्भ में याद रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो
पॉइंट है वो है स्काई यूटीएम। याद रखिएगा, भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया। क्लियर? यानी अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ दिया जाए कि देश का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसका नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? स्काई यूटीएम। क्लियर? और किसके द्वारा इसका अनावरण हुआ? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। याद रखिएगा, ये जो स्काई यूटीएम है, यह अत्याधुनिक मानव रहित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है और इसका विकास स्काई एयर के द्वारा किया गया। क्लियर है? यानी स्काई एयर के द्वारा देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम का को विकसित किया गया। यह भारत के विभिन्न हिस्सों में ड्रोन की डिलीवरी करने वाला एक स्टार्टअप है। कौन? स्काई एयर। क्लियर? जिसने स्काई यूटीएम को डेवलप किया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो स्काई यूटीएम है, ये भारत की अपनी तरह की पहली और एकमात्र क्लाउड आधारित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकीकृत करता है। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर स्काई यूटीएम के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है भारत की पहली सौर कार, जिसका नाम क्या है? ईवा। तो आपसे पहला ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईवा क्या है, तो याद रखिएगा ये भारत की पहली सौर कार है। क्लियर? और याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में जो ऑटो एक्सपो 2023 लगा था, उसमें भारत की पहली सोलर से चलने वाली कार को प्रदर्शित किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो ईवा है, जो कि भारत की पहली सौर कार है, यह कार पुणे की स्टार्टअप कंपनी वेब मोबिलिटी के द्वारा प्रदर्शित की गई और इस कार का नाम क्या था? ईवा। क्लियर है? यानी ये जो भारत की पहली सौर कार है जिसका नाम ईवा है, इसको पुणे की स्टार्टअप कंपनी वेब मोबिलिटी के द्वारा प्रदर्शित किया गया। कहां पर? ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो 2023 में। क्लियर? यहां पर इतनी बात आप ध्यान रखेंगे और एक बात और याद रखिएगा कि एक बार चार्ज होने के बाद 210 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक ये चल सकती है। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे सक्षम मैसेजिंग समाधान। क्लियर है? याद रखिएगा, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज इंक ने दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्लियर? यानी दुनिया का जो पहला स्नैपड्रैगन सैटेलाइट है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज इंक के द्वारा। यह स्मार्टफोन के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे सक्षम मैनेजिंग समाधान है। क्लियर? किस पर आधारित है? सैटेलाइट पर आधारित है। यानी व्हाट्सएप जैसे टू वे मैसेजिंग में दोनों प्रतिभागी एक साथ मैसेज संदेश भेज या प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे दुनिया के पहले सैटेलाइट आधारित टू वे सक्षम मैसेजिंग समाधान के संदर्भ में। और इसको विकसित किसने किया है? लॉन्च किसने किया है? क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज इंक के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है आईआईटी रुड़की की शोध टीम ने नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है। याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी रुड़की के शोध छात्रों ने एक नए जीवाणुरोधी छोटे अणु, जिसका नाम क्या है? IITR 00693, इस छोटे अणु का नाम है, जो कि जीवाणुरोधी छोटा अणु है, जिसकी खोज किसने की? आईआईटी रुड़की के शोध छात्रों ने। याद रखिएगा, ये जो IITR 00693 है, ये दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकता है। क्लियर? तो इतनी बात आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार। याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के छात्रों ने 28 नवंबर 2022 को देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की है। यानी अगर पूछा जाए कि देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो आपका जवाब क्या होगा? आईआईटी मद्रास के छात्रों के द्वारा। और इस कार का नाम क्या है? तो उसका नाम है RF23। यानी देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार, जिसका नाम क्या है? RF23, आईआईटी मद्रास के छात्रों के द्वारा विकसित की गई। याद रखिएगा, छात्रों के समूह का नाम है टीम रफ्तार। और टीम रफ्तार यानी जो आईआईटी छात्रों के जिस समूह ने इसको बनाया है, उस टीम का नाम क्या है? उस समूह का नाम क्या है? टीम रफ्तार। तो टीम रफ्तार ने RF23 को बनाया है। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर इसके संदर्भ में याद रखेंगे। क्लियर? आगे देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो टीम रफ्तार है, इसमें कुल मिलाकर 45 छात्र शामिल हैं और इन टीम रफ्तार ने एक अनुरोध किया कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फार्मूला कार बनाई है, इसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाए। और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम फार्मूला स्टूडेंट जर्मनी में अगस्त 2023 में इसे ले जाने का विचार भी किया जा रहा है। अगला है आईआईटी जोधपुर ने खोजा शुद्ध हाइड्रोजन बनाने वाली तकनीकी। याद रखिएगा, आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से उच्च शुद्धता वाली हाइड्रोजन बनाने की तकनीक को विकसित किया है। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा। अब याद रखिएगा, इसका उपयोग हाइड्रोजन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकेगा, जिससे वाहन को पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी और साथ ही साथ प्रदूषण को भी घटाने में मदद मिलेगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा
कि इसके द्वारा पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। इसीलिए एक शब्द अभी आपने देखा है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रयोग किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि यही प्रक्रिया पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के तौर पर करते हैं। वे भी पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके कार्बन से प्रतिक्रिया करवा के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसीलिए इसको कहा गया कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत जोधपुर के वैज्ञानिकों ने उच्च शुद्धता वाली हाइड्रोजन बनाने की तकनीक को विकसित किया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है सिंधुजा फर्स्ट, यानी ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, यानी महासागर तरंग ऊर्जा परिवर्तक। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। अब ये कन्वर्टर क्या करेगा? ये समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। यानी ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर किसने विकसित किया? मद्रास, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, और ये समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। याद रखिएगा, इस उपकरण का जो परीक्षण है वो नवंबर 2022 के दूसरे सप्ताह में सफलतापूर्वक किया गया, और इस उपकरण का नाम क्या रखा गया? सिंधुजा फर्स्ट, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। ठीक है, इतनी बात आप सिंधुजा वन के बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए, याद रखिएगा, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट से लगभग 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर की गहराई वाले स्थान पर तैनात किया गया था। यह उपकरण अगले 3 वर्षों में समुद्र की लहरों से 1 मेगावाट बिजली तैयार करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यह भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 2030 तक 500 गीगावाट बिजली पैदा करने के अपने जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद कर सकता है। कौन? ये सिंधुजा फर्स्ट, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है। क्लियर? यहां एक बात और याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है अब्दुल समद, इस मिशन का नेतृत्व यही कर रहे हैं, और इन्होंने आईआईटी मद्रास में एक अत्याधुनिक वेव एनर्जी एंड फ्लूइड्स इंजीनियरिंग लेबोरेटरी की स्थापना भी की है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि भारत के पास 7500 किलोमीटर की एक लंबी तटरेखा है, जो कि 54 गीगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है, जो कि देश की ऊर्जा आवश्यकता को पर्याप्त मात्रा में पूरा कर सकता है। समुद्री जल, ज्वारीय तरंग और महासागरीय तापीय ऊर्जा को संग्रहित करता है। याद रखिएगा, उससे 40 गीगावाट तरंग ऊर्जा का दोहन संभव है। क्लियर है? ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया। याद रखिएगा, भारत के पहले 3D प्रिंटेड कॉर्निया का जो विकास है वो हैदराबाद के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया। अगर हम इसमें शामिल संस्थानों की बात कर लें तो एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने मानवदाता कॉर्नियल ऊतक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया को विकसित किया है। क्लियर है? इसका परीक्षण अगस्त 2022 में किया गया, और किस पर किया गया? तो याद रखिएगा, खरगोश पर इसका परीक्षण किया गया। अगला है रोशनी। याद रखिएगा, हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIOT के नाम से जानते हैं, इसने एक लालटेन विकसित की है, और ये जो लालटेन है ये भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन है, और इस लालटेन का नाम रखा गया है रोशनी। तो यहाँ पर दो बातें आपको याद रखनी है कि रोशनी का संबंध किससे है? ये एक खारे पानी से जलने वाली लालटेन है, और दूसरी बात, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात NIOT के द्वारा इसका विकास किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, ये जो तकनीकी है ये लागत प्रभावी, संचालन में व्यवहारिक, और इससे देश भर में जो LED बल्ब वितरण के लिए 2015 में शुरू की गई उजाला योजना थी उसको भी बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है? तो इस बात को भी यहाँ पर याद रखेंगे। अगला है दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक। याद रखिएगा, जापान ने दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक को विकसित किया है। 15 सितंबर 2022 को अमेरिका में एक ऑटो शो के दौरान इसने उड़ान भरी। तो जो दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक विकसित की है वो किसने की है? तो याद रखिएगा, जापान ने विकसित की है। अब प्रश्न उठता है कि जापान की किस कंपनी ने इसको विकसित किया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है एयरविंस, यानी जापान की कंपनी एयरविंस ने इस विश्व की पहली उड़ने वाली बाइक को विकसित किया है, और उन्होंने बताया कि ये 40 मिनट तक 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। याद रखिएगा, ये पेट्रोल ईंधन है से चलने वाली बाइक है। पेट्रोल ईंधन वाली इस बाइक का नाम टूरिज्मो होवर बाइक रखा गया है। ये जो विश्व की उड़ने वाली बाइक है इसका नाम क्या है? टूरिज्मो होवर बाइक। याद रखेंगे, इसकी कीमत $777,000 है, अर्थात 6 करोड़ रुपए की ये बाइक है। अगला देखिए, इस बाइक को तैयार करने में एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, और इस तकनीक में प्रोपेलर्स का प्रयोग किया जाता है ताकि बाइक हवा में संतुलन बनाए रखे। इसके चारों तरफ जो है ये प्रोपेलर्स लगाए जाते हैं ताकि उड़ने में मदद मिल सके। अगला देखिए, अगला है कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन BA फर्स्ट पर प्रभावी वैक्सीन को मंजूरी। याद रखिएगा, 15 अगस्त 2022 को ब्रिटेन ने कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.1 पर पूर्ण प्रभावी वैक्सीन बीवालेंट को मंजूरी दे दी, और बीवालेंट को मंजूरी देने वाला ये पहला देश बन गया है। कौन? ब्रिटेन। याद रखिएगा, ये जो वैक्सीन है बीवालेंट, इसको किसने विकसित किया है? तो याद रखिएगा, इसको विकसित करने का काम फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने किया है, जो कि USA की कंपनी है। क्लियर? तो ये भी बात यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। और याद रखिएगा, ये जो बीवालेंट वैक्सीन है ये
18 वर्ष से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में दिए जाने की मंजूरी दी है और वैक्सीन की खुराक 50 माइक्रोग्राम है। इतना डीप में नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना है कि ये 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज के तौर पर दी जाएगी। अगला है फ्यूल फ्लिप एनर्जी ने विकसित किया है भारत का पहला एयर गैस मिक्सर। याद रखिएगा, फ्यूल फ्लिप एक कंपनी का नाम है जिसने भारत के पहले एयर गैस मिक्सर का निर्माण किया है। क्लियर है? यानी एयर गैस मिक्सर बनाने वाली पहली कंपनी कौन है? फ्यूल फ्लिप एनर्जी। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, फ्यूल फ्लिप का उद्देश्य है स्वच्छ हवा प्रदान करना और डीजल जनरेटर के उपयोग के कठोर प्रभावों को, मतलब जो इसका पर्यावरण पर कठोर प्रभाव पड़ता है, उसको कम करना। अगला देखिए, अगला भारत की अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। यानी भारत का अपनी तरह का जो पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है वो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, इसमें कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस ने इसमें सहयोग किया है कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग का। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये जो भारत का पहला अपनी तरह का ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसमें कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग का सहयोग किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस ने, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NIMHANS। याद रखिएगा, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले रोगियों का निदान, उपचार, संदर्भ और उनके ऊपर परामर्श कार्रवाई करने के लिए इसे विकसित किया गया है। क्लियर है? इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।